अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बेसिकली काम करने जा रहे हैं रेशोज़ के ऊपर। हमने कल अच्छा खासा काम किया था। आज की क्लास में हम ज़रा इसको आगे कंटिन्यू करने दे दो। आज की क्लास में हम ज़रा इसको थोड़ा सा आगे काम को ना कंटिन्यू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें देखिएगा साथ साथ, जो मैं आपको बताता जा रहा था कल कि सर हमें रेशोज़ को एक्चुअली डिवाइड करना है इंटू थ्री। पहली बात हमें क्या करनी है सर कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकालना है। फिर हमें दूसरा काम क्या करना है सर, हमें लिक्विडिटी रेशो निकालना है। तीसरा काम हमें सर क्या करना है, इसी के अंदर हमें एफिशिएंसी रेशो निकालना है। और इन्वेस्टर्स रेशो हमारे पास A2 में आएंगे। कल हमने कुछ ट्रेंड एनालिसिस और इंडस्ट्रियल एनालिसिस पे भी बात कर ली थी। फिर सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं और उनकी छोटी छोटी कमेंटिंग भी कर चुके हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का मार्कअप भी हमने कल कवर कर लिया। तो मार्कअप कॉस्ट पे निकलता है, मार्जिन सेल्स पे निकलता है। ये हमने दोनों बातें कल कवर कर ली है। आज क्योंकि जरा मैंने आपसे कहा था आज की क्लास जो है वो फॉर्मूले कंप्लीट करा देगी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रेशोज के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर आपके सामने। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI को कहते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। इनका मतलब आज से समझेंगे हम। फिर हमने क्लास के एंड में खत्म करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी, जो कि हमने ये कहा था कि सर कंपैरिजन कर लेंगे सर कि मार्कअप से मार्जिन में जाना है आपने। लेकिन मार्कअप तो कॉग्स पे अप्लाई होता है। अगर सेल्स और मार्कअप गिवन हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल्स और मार्कअप गिवन हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते उन दोनों को। आपको मार्कअप को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके ऊपर, मार्जिन के ऊपर। और फिर आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा किसके ऊपर सर, फिर आपको उसको सेल्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। और जोहेर हमने कल क्या बात की थी, हम क्या चीज दोबारा से पढ़ेंगे, मार्कअप मार्जिन से हम सर दोबारा पढ़ेंगे। डन है, यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है। अब कन्वर्जन वाली बात मैं क्लास के एंड पे करता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे याद भी है और जो मुझे आपको करानी भी है। लेकिन उससे पहले सर जरा जो फॉर्मूले बचे हैं उनको आज की क्लास में जरा कवर अप कर लेते हैं, ताकि हमारे रमजान का जो टास्क है, स्टार्टिंग टास्क वो हमारे पास बन जाए। सर सबसे पहले सर आ जाएंगे हमारे पास जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। फोर्थ फॉर्मूला जो है हमारा सर, वो हमारा बनेगा सर रिटर्न ऑन रेशियो एनालिसिस का हमारा बनेगा सर फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैप इन्वेस्टमेंट। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI हम बात करने जा रहे हैं सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसका नाम मैंने सर आपको ROI बताया। इन्वेस्टमेंट के एक बड़े आसान से और सिंपल, जिसको कहते हैं ना सिंपलेस्ट माने, यानी सिंपलर वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपसे बोलूं, वो क्या हो सकती है सर। मैंने आगे हेडिंग डाली उसको, इन्वेस्टमेंट को हम सर एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल होता है। तो सर अगर मैं आपसे कहूं आपको ROI निकालना है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल, और मल्टीप्लाई बाय आप इसको कर देंगे सर 100। प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ डाटा चाहिए होगा हमें इसको समझने के लिए। डाटा के लिए सर हम रखते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर मौजूद। और प्रॉफिट फॉर द ईयर सर फर्ज करें हमारे पास है सर कितने का, 25,000 का या $25,000 का। सर $25,000 और कैपिटल हमारे पास या स्टार्ट हो या एंड हो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट ले लेते हैं। स्टार्ट की वैल्यू सर हम ले लेते हैं, फर्स्ट कीजिए वो आपके पास 1 लाख है। 1 लाख का कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट और 25,000 का आपका प्रॉफिट है। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा कि आपके पास 25,000 का आपके पास प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय आपके पास 1 लाख का कैपिटल आ गया। सर मैंने इनको डिवाइड किया, मैंने यहाँ के लिखा, यहाँ क्या आएगा आपके पास ROI। तो सर जवाब दीजिए आपके पास यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी सर, 25%। 25% आपका रिटर्न ऑन क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट दिस 25% मीन्स सर, 25% का मतलब ये है, अगर आप 25% को डिवाइडेड बाय 100% कर दें तो सर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1/4। 1/4 का मतलब ये है, 1/4 का मतलब ये है बिजनेस विल टेक 4 years। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ये बिजनेस बिजनेस में टेक 4 years टू कवर इट्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस विल टेक 4 years टू कवर इट्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को 4 साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करने के लिए, कवर अप करने के लिए।
डन है। अब अगर परसेंटेज 25% से बढ़ के 50% पे चली जाती है तो इसका मतलब है बिजनेस विल टेक 2 years टू कवर इट्स इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब है सर, आसान से लफ्जों में मैं आपसे ये कहूंगा कि हमेशा हायर द परसेंटेज इज द बेटर इट इज, द हायर द परसेंटेज इज द बेटर इट बिकम्स, द बेटर इट बिकम्स। जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी आप उसको उतना अच्छा कर लेंगे। कोई यार ग्लूको ला दो, बोलो किसी से भाग के 1 मिनट में ले आएगा। सर डन है सर, यहां तक लिख लें। अब आ जाए सर, अगर आपने 4 कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ज्यादा अच्छा वही होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप ज्यादा कमाएंगे। डन है। उसके बाद सर जाते हैं फिफ्थ पे। अच्छा, अब फिफ्थ देखने में आपको लगेगा जैसे एक जैसा है, मगर बहुत ही बड़ा फर्क है सर उसके अंदर। फिफ्थ है सर आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने लिखा सर यहाँ के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको सर हम बोलते हैं ROCE। पहले तो मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला बताऊं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज होता है, किसी दिन क्लास में इस पे अच्छी सी डिबेट कर लेंगे जब कंपनी पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये वो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जो लॉन्ग रन में आपके अपने बिजनेस के ओनर ने और आपके अपने आपके लेंडर ने आपको दिए हैं। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी और कैपिटल को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। रिटर्न का वही मतलब है जिसका मतलब है प्रॉफिट। तो आर लिखेंगे सर आप, ROCE इक्वल्स टू, लिखेंगे सर आप यहाँ पे आके प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय, प्रॉफिट फॉर द ईयर को डिवाइड कर देंगे आप किससे, डिवाइडेड बाय आप इसको कर देंगे सर कैपिटल किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से, और सर आप इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे सर 100 से। तो दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये क्या बताता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेम एग्जाम्पल रखता हूँ, $25,000 प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी सर, $100,000। तो मैंने कहा $25,000 इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, 100,000 इज द कैपिटल प्रोवाइडेड। सर आगे लिखते हैं आके कि 50,000 फर्ज करें आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर आपने $25,000 कमाए हैं और आपने सर उसके अंदर कैपिटल की जो वैल्यू है वो आपने 1 लाख यहाँ पे फिक्स की है, प्लस आपके पास यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। तो सर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर 100 से। तो जवाब दीजिए सर 25,000 डिवाइडेड बाय, आपका आंसर बनेगा 1,50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप उसको 100 से। तो जवाब दीजिए आपका एक्चुअल आंसर कितना बनेगा, आपका आंसर बनेगा सर इसका 12.5%। सर ये जो 12.5% है ये क्या है आपके लिए, 12.5% सर आपका रिटर्न ROCE है। इसका मतलब है, अब 12.5% का मतलब है कि आप 12.5% को 100 से डिवाइड कर दें या 100 को 12.5 से डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 12.5 तो आपको पता लगेगा सर 8, है ना। तो इसका मतलब है सर 8 years बिजनेस को लगेंगे टू कवर इट्स इन्वेस्टमेंट एंड कवर इट्स नॉन करंट लाइबिलिटी। दोनों चीजें इंक्लूड हो गई इसके अंदर, इसमें एक चीज नहीं है। बिजनेस विल टेक 8 years टू कवर इट्स इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी टू, वो पे ऑफ भी कर देगा। सर इसका इसका अच्छा होना क्या है, हायर इज बेटर, सीधी बात, हायर इज बेटर। हमेशा हायर वैल्यू जो होगी वही आपके लिए हमेशा बेटर वैल्यू होगी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि बिजनेस विल टेक 8 years टू कवर इट्स इन्वेस्टमेंट, 8 साल लगेंगे सर बिजनेस को ये सब चीजें कवर अप करने के लिए। डन सर, और कोई इस पे बात करें, एंड में करते करते बात को बंद कर रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोले सर। जो कैपिटल गिवन होता है, हम लोग कौन सा कैपिटल लेते हैं, इसका ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग जो बोले कुछ। रिटर्न ऑन कैप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट पे निकालो तो ओपनिंग लेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग पे निकालो तो क्लोजिंग लेंगे। सर आगे देखें इसके बाद क्वेश्चन में, और अगर दोनों में से कुछ ना बोले तो हमेशा क्लोजिंग पे निकालना। अब देखें मेरी बात सुने, ये तो दोनों बातें मैंने की आपसे, लेकिन ROCE का ना फॉर्मूला थोड़े दिनों के बाद बदल जाएगा। कंपनी के जैसे आप पढ़ेंगे तो ROCE ये नहीं होगा फॉर्मूला जो आपने लिखा, बल्कि आपको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को
प्रॉफिट फॉर द ईयर को नहीं। और ये बाद में ही देखेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं रहा। नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस आप उसके अंदर क्या करेंगे कैपिटल, ये वहीं का वहीं रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आप इसको क्या कर देंगे 100, ये यहीं का यहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे जब आप क्या पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे सर कंपनी, तो ये कंपनी जब आप पढ़ेंगे तो आप आरओसी के फॉर्मूले को सर ये चेंज ले आएंगे उसके अंदर, कॉपी कर लीजिए क्योंकि वहां जाके नहीं लिखवा सकता मैं आपको, वहां जाएंगे तो फिर इस पे बात करेंगे। सर लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब सर क्या मतलब कोई कंपनी जॉइन करने के लिए आए? बेटा कंपनी वो फॉर्मूला ये नहीं यूज करती, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल और प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। कंपनी के अंदर 4 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर एक बीच में होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो कौन सा वाला प्रॉफिट यूज करोगे यहाँ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले वाला, टैक्स और इंटरेस्ट से पहले वाला। जी सर, तो ये करके इसके अंदर हमको कंपनी, जब कंपनी का क्वेश्चन हो, लिमिटेड कंपनी, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल यूज होगा। डन। अच्छा अब सुनिए, इसके बाद आपके पास लिक्विडिटी रेशोज हैं। मैं क्योंकि फिर आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ कि मैं आज की क्लास में आपके रेशोज के जो फॉर्मेशन हैं इनको कंप्लीट करके ख़त्म करूँगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इनके कुछ क्वेश्चंस करा सकूँ। सर मैंने लिखा आके लिक्विडिटी रेशोज। अब लिक्विडिटी रेशोज, लिक्विडिटी रेशो आप कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सुनिएगा। सर लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले आपको जो चीज़ मैं पढ़ाने जाऊँगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा सर वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम सर वर्किंग कैपिटल को पढ़ते हैं। सर वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है? सर वर्किंग कैपिटल होती है आपके लिए सर करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस कर देते हैं? करंट लाइबिलिटी। ये पूरा मैंने बोल दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी है, तो दिस इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, बेसिक सीधा सीधा लफ्ज। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को निकाल के बनता है। होता क्या वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन कराने के लिए, यानी बिजनेस ऑपरेशंस आपके सही से काम करें, इनको चलाने के लिए सर आप क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। सुनिएगा, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं आपके एसेट की वैल्यू 1 लाख है, आपकी लाइबिलिटी 50,000 की है। सर ये अब हमें कोई मीनिंगफुल बात नहीं करना, बस आंसर आ गया वर्किंग कैपिटल 50,000 का। जरा टॉपिक को ऊपर से दोबारा देखिए सर। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो क्या ये रहा है कि आपकी डेट पेइंग एबिलिटी कैसी है। आपकी डेट पेइंग एबिलिटी के बारे में सारा डिस्कशन होने जा रहा है, एबिलिटी टू पे डेट जिसकी बात हम करते हैं। सर मैंने ये कहा कि वर्किंग कैपिटल को अगर ऐसे छोड़ के वर्किंग कैपिटल का अगर रेशो निकाल लिया जाए, WCR कर दिया जाए उसे, अगर वर्किंग कैपिटल रेशो निकाल लिया जाए तो उसका मतलब ऐसा करंट एसेट्स को किसी चीज से डिवाइड कर दिया जाए, करंट एसेट्स को डिवाइड कर दिया जाए करंट लाइबिलिटी से। किसी भी चीज को रेशो में कन्वर्ट करना हो उसको डिवाइड कर लीजिए। सर जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं वो मीनिंगफुल है। सर यहाँ देखा मैंने, सर यहाँ लिखा आगे सर वैल्यू आएगी इसकी कितनी, आ गई वैल्यू इसकी सर 100,000। डिवाइड किया सर मैंने इसको, 50,000 से। सर मैंने जैसे ही इसको डिवाइड किया तो सर इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 2। सर जवाब दीजिए आपके पास का रेशो क्या बना? 2:1 बन गया ना। नीचे 1 है ना सर, इसके हमेशा 1 खुद लगाएंगे आप, 1 हमेशा ही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर आपसे, आपका डबल है लाइबिलिटी से आपका एसेट। आपका करंट एसेट कितना है? 1 लाख, और लाइबिलिटी कितनी है आपकी? तो इसका मतलब है सर इट्स ट्वाइस देन द लाइबिलिटी दैट यू हैव। तो इसका मतलब है 2:1, 1 हमने अपने पास से लगाया। आ रही है बात समझ में? सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिजनेस हैज $2 टू पे ऑफ $1 डेट। बच्चों वाली बात है मगर मैंने लिख दी। बिजनेस के पास $2 मौजूद है अपनी $1 की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। लिख लेते हैं सर उसको। हाँ सर, पहले आपने माइनस किया था लेकिन फिर आपने उसको डिवीजन बेटा पहले फॉर्मूला लिखा वर्किंग कैपिटल का, फिर उसका रेशो निकाला, WCR लिखा हुआ ये। डन सर, यहां तक आपने काम किया। अच्छा अब ये क्या बात कह रहा है? अब ये जो बात बोल रहा है उसको मीनिंगफुल बनाएंगे हम। बाय व्हाट? बाय लाइक पुटिंग सम रेंजेस इन। मैंने कहा अब आपकी रेंजेस की बात करना। रेंजेस कैसे आती हैं सर? रेंज में सबसे पहले तो सर मैंने एक रेंज को यहाँ पे फिक्स किया। सुने, अगर आपका आंसर 2:1 से लेके आंसर आपका जा रहा हो,
अगर आपकी रेंज हो 2:1 से लेके और आपकी रेंज मौजूद हो सर कितनी 4:1 तक की, तो सर क्या होगा सर 2:1 इज अ गुड रेशो एंड 4:1 इज एन एक्सेलेंट रेशो, बट बिफोर 4:1 इट्स गुड, इट्स एक्सेलेंट। क्या मतलब सर, अगर ये 4:1 को क्रॉस कर जाता है, अगर ये 4:1 से आगे बढ़ जाता है, तो सर अगर ये क्रॉस करता है तो ये एक्सेलेंट नहीं है। फिर इसको क्या बोलेंगे सर, होगा तो गुड, बिजनेस होगा भी क्या, बिजनेस होगा भी सॉल्वेंट, लिक्विडिटी इशू इसको कोई नहीं होगा, नो लिक्विडिटी इशूज। बट लेकिन मसला ये है कि आपके बिजनेस के अब बहुत सारे रिसोर्सेज अब क्या रह गए, आइडल। इस्तेमाल करो ना उनको, बहुत ज्यादा पैसा आप जमा कर रहे हो बिला वजह, कहीं इन्वेस्ट करो। 2 पे क्या होगा सर, 2 इज गुड, 2 इज सॉल्वेंट एंड कह सकते हैं हम बिजनेस को कोई भी लिक्विडिटी इशू नहीं है, बिजनेस को कोई भी लिक्विडिटी इशू नहीं है। एक रेंज और आपको दिखाता हूं, इससे ज्यादा आगे की रेंज में जाता ही नहीं हूं ना मैं जाता हूं सर 1:1 से लेके कहां तक सर 2:1 तक, एक रेंज मैंने ये बनाई सर 2:1 तो मैंने आपको अभी बता दिया गुड है कंडीशन, लेकिन 1:1 के जब आप पास पास आ रहे हो तो आप कहेंगे बिजनेस हैज पुअर लिक्विडिटी। और ये बात समझ में, पुअर लिक्विडिटी का मतलब बिजनेस के पास क्या है, सॉल्वेंट तो है, लाइफ इसके बाद और इसके अंदर की सिचुएशन है। और ये बात समझ में, दोबारा से लिखें सर, ये मैं दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए। सर मैं कह रहा हूं रेंज इसके दरमियान हो, सही है, सही था, रेंज इसके दरमियान हो मगर इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, तो इसका मतलब है बिजनेस सॉल्वेंट भी है लेकिन बिजनेस पुअरली मैनेज्ड है वर्किंग कैपिटल के मामले में। इसको फ्यूचर में बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इट लिक्विडिटी इशू इसको क्या हो, इसको हो, हम मे कह रहे हैं, मे हो सकता है। और बिजनेस को वाकई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होंगे। क्यों ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होंगे, लाइबिलिटी पे करें या अपने बिजनेस को चलाएं, ऑपरेशंस इशू होंगे, मैंने ये भी मेंशन किया सर। लेकिन फिर क्या होगा 1 से नीचे, अब यहां देखिएगा सर, अगर बिजनेस इससे नीचे चला जाए तब तो जाहिर सी बात है सर, पुअर तो है ही है, पुअर का तो सवाल ही नहीं है कि अब अच्छा हो गया। जवाब दें, सॉल्वेंट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इससे भी नीचे चला गया तो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट भी हो गया, बैंक करप्ट होने के चांसेस भी हैं, ऑपरेशनल इश्यूज के भी प्रॉब्लम है। तो मैंने ये कहा सर ये आपके ऑपरेशनल इश्यूज भी हैं, और ये बात समझ में। सो लाइक व्हेन वी डिस्कस दिस देन हम आगे कोई और बात कर सकेंगे। फिर इसका मतलब है सर ये लिक्विडिटी कि हमने सर ये सारे यहाँ पे रेंजेस जो है उसको डिस्क्राइब कर लिया अच्छे से। एक्सेलेंट कहाँ तक है, 4 से पहले पहले, 2 से ज़्यादा, और 3:1 और 2:1 ये आपके लिए एक रेंज है। अच्छा अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, छोटा सा सवाल सर, एक आपके पास ईयर है 2008, एक आपके पास ईयर है सर 2009। आई हैव अ क्वेश्चन, अगर फर्ज करें 2008 में आपका रेशो है 3.4:1 और नेक्स्ट ईयर वो आपका रेशो हो जाता है 1.89:1, जवाब दें, अच्छा हो गया बुरा हो गया, अच्छा हो गया सर। ये कैसे पता आपको, पहले आप आइडलिंग की तरफ जा रहे थे, अब आप 2 के पास पास आ गए ना, बुरा कब हुआ, आपकी लिक्विडिटी मैनेज हो गई ना, अब आप 2 के पास हैं, 2 के जब तक आप पास हैं तो वो आपके लिए क्या है, गुड। तो बिजनेस ने अपने वो जो आइडल रिसोर्सेज वो नहीं जा रहे थे उनको इस्तेमाल कर लिया। आगे ही बात समझ में, यही बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। तो अगर मैं सिनेरियो को यहाँ पे लिख के आपको बताऊं कि ये कंडीशन कैसी है, तो मैं आपको बोलूंगा बिजनेस हैज मैनेज्ड इट्स रिसोर्सेज सॉल्वेंट तो है ही है, सॉल्वेंट तो है ही है, अभी बिजनेस के पास पैसे हैं अपनी लाइबिलिटी पे करने के, बिजनेस सॉल्वेंट है, लेकिन बिजनेस ने अपने जो अब आइडल रिसोर्सेज होने जा रहे थे उनको सही इस्तेमाल कर लिया, खत्म हो गई बात, लिख लें। ठीक है खजर, डन हो गया। इसके बाद आपको एक रेशो पढ़ना होता है, वो होता है सर एसिड टेस्ट रेशो। बहुत नाम है सर इसके, एक नाम, अच्छा मैंने ऊपर नाम ही नहीं लिखा, मैंने क्या किया ये सर, यहाँ आ जाए सर, वर्किंग कैपिटल रेशो को आपकी अकाउंटिंग में करंट रेशो भी बोलते हैं।
वर्किंग कैपिटल रेशो इज ऑल्सो नोन एज करंट रेशो। तो करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो सेम है, सही है, कोई चेंज नहीं है। तो अब आ जाएं सर एसिड टेस्ट रेशो पे। सर एसिड टेस्ट रेशो या एटीआर या क्विक रेशो, सर कौन सा बिजनेस निकालता है या कौन सा बिजनेस सर इसका काम करता है? सर मैंने कहा अगर मैं एसिड टेस्ट रेशो की बात करूंगा तो एसिड टेस्ट रेशो कौन कौन से रेशोज के ऊपर सर काम करेगा, लिख लें पहले तो। डन। सुनिए सर, वो बिजनेसेस जिनके पास इन्वेंट्री होल्डिंग बहुत क्या हो, हाई हो, उनका करंट रेशो कभी भी कोई मीनिंगफुल बात नहीं करता। ये बड़ा मसला। दोबारा बोले सर, किसी भी बिजनेस का जिसकी इन्वेंट्री होल्डिंग बहुत ज्यादा हाई हो, उसका करंट रेशो कभी भी मीनिंगफुल बात नहीं करता, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी होती है कि आपको लगता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सर अब एटीआर का फॉर्मूला लिखें, आपको बात समझ में आएगी। एटीआर में सर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को क्या कर देंगे सर, इन्वेंट्री को कर देंगे माइनस, फिर किस चीज को माइनस कर देंगे, फिर सर आप माइनस कर देंगे सर इसमें से प्रीपेड को। सर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सर आप इसको डिवाइड किससे करेंगे सर, करंट लाइबिलिटी से। सर क्या मकसद होगा इसका, सर फर्ज कीजिए आपके करंट एसेट्स की वैल्यू जो कि इन्वेंट्री को मिला के बन रही है वो मिल रही है सर 2.5 लाख, 2,50,000, और इन्वेंट्री उसमें जो है सर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है सर 1,50,000 की। कार शोरूम वाला यार 10 लैंड क्रूजर्स है उसके पास, उसकी तो करंट एसेट्स की पता नहीं वैल्यू कहाँ जा रही होगी ना, उसके पास तो 10 करोड़ की 10 गाड़ियां हैं। सर इसमें से मैंने क्या किया, करंट लाइबिलिटी निकाली, तो सर पता चला मेरी करंट लाइबिलिटी 50,000 की है। अब जब तक मैं 2.5 लाख में से 1,50,000 को माइनस नहीं करूंगा तो सर मुझे नहीं पता लगेगा कि एक्चुअली मेरी लिक्विडिटी, मेरा एबिलिटी टू पे डेट कितना है। सर इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 2:1। 2:1। इस एटीआर की एक ही रेंज है, इस एटीआर की एक रेंज है, और वो रेंज क्या है सर, वो रेंज सिर्फ ये है सर इसकी 1.7 से लेके 1.7 से लेके 0.91 तक, यानी आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। सुने सुने, मैं बल्कि रिवर्स ही लिखता हूं वरना बच्चे कंफ्यूज होंगे। सर मैंने कहा 0.9:1 से लेके 1.7:1 तक, यहां ये गुड है, यहां ये पुअर है। इसमें इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी मत भूलिएगा, वजह सर इंसॉल्वेंसी करंट रेशो में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? सर यहां तक आपने एसिड टेस्ट रेशो की बात कर ली, डन। अब सर आ जाए एफिशिएंसी रेशो में। सर एफिशिएंसी रेशो का काम करते ही हमारा रेशो एनालिसिस का अच्छा खासा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, और हम उसके बाद सर इवेंचुअली पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर सकेंगे। मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिख के बता रहा हूँ, उन फॉर्मूले को लिख के समझें और फिर हम आगे बात करेंगे। सर सबसे पहले आ जाते हैं एफिशिएंसी रेशो में। एफिशिएंसी रेशो में सबसे पहले आपके पास आएगा स्टॉक टर्न ओवर। इसको रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर भी कहते हैं। स्टॉक टर्नओवर आगे मैंने मेंशन किया इन टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर इन क्या, इन टाइम्स। टाइम्स का आंसर कैसे निकलेगा सर, सबसे पहले सर मुझे स्टॉक टर्नओवर इक्वल्स टू कॉग्स डिवाइडेड बाय, आगे क्या आएगा सर इसके अंदर, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तक ही आ जाए सर। सर फॉर्मूला को लिख के बताएं, यहां देखें सर, ओपनिंग इन्वेंट्री फर्ज करें सर है 25,000 की, परचेजेस हैं सर आपके पास फर्ज करें 75,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री सर आपके पास फर्ज कीजिए आ जाती है फॉर एग्जांपल 35,000 की। तो सर अब मुझे यहां देख के बताइए सर कॉग्स कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्या कर देंगे उसमें से, क्लोजिंग। तो कॉग्स अगर आपको निकालना है तो कॉग्स आप क्या बोलेंगे इसका जोहेब,
1 लाख में से 35,000 माइनस कीजिए, कॉक्स कितना आ जाएगा आपके पास 65,000। सर 65,000 मैंने यहाँ पे आके मेंशन कर दिया। सर 65,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे एवरेज इन्वेंट्री भी चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कर देंगे सर इसके अंदर से क्लोजिंग इन्वेंट्री, और सर इसको डिवाइड कर देंगे आप सर कितने से, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास आ रही है 25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है आपके पास सर 35,000। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। सर आंसर निकालिए जरा। 30,000 इन्वेंट्री का आंसर आपके पास यहां से आ गया सर 30,000, राइट। आंसर निकाल लीजिए 60 डिवाइडेड बाय 30,000। दोबारा बताइए। हाँ, डिवाइडेड बाय 65 डिवाइडेड बाय 30, 65 है ना, ये 65। 2.166 टाइम्स पूरे साल में तकरीबन 2 से ज्यादा दफा आप इन्वेंट्री बेचते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा अच्छी या बुरी? बेटा हायर हमेशा बेटर होगा, जितनी ज्यादा दफा बेचोगे उतना अच्छा होगा। लिख लें। ये ज्यादा अच्छी मीनिंगफुल बात नहीं कहता, पता है ज्यादा अच्छी बात क्या कहता है? ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। ज्यादा अच्छी बात जब आपको पता चलती है जब आप इस स्टॉक टर्नओवर को, मैंने लिखा सर आप स्टॉक टर्नओवर को इन डेज निकाल लें। वैसे तो इन डेज निकालने का एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये सुने, जो आपके पास ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आप रिवर्स कर देते हैं। कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक है ना, आप इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करते हैं तो सर क्या बनता है? फिर बोलिए। एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय क्या? एवरेज स्टॉक। बोले 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 बस बोले, याद हो जाएगा। एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय क्या होगा? कॉग्स। और उसको आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 365 से। ये STO स्टॉक टर्नओवर इन डेज निकालने का फॉर्मूला है। सर कैसे? इसके अलावा कोई और है वो मैं समझा देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वो टाइम्स है, इतनी दफा, हाउ मच टाइम योर स्टॉक हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर, वो टाइम्स है। लाइक आप पूरे साल में 2 दफा स्टॉक बेचते हैं पूरा। यहाँ देखें सर, इससे ज्यादा आसान अब ये समझ में आएगा। सर ये कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास? 30,000। 30,000 को सर मैंने कॉक से डिवाइड किया, कॉक इज 65,000। सर जवाब दीजिए। जैसे ही मैंने किया सर मल्टीप्लाई बाय 365 किया, सर आंसर बताइए। 168 नहीं, हाँ 168 पॉइंट, आपको 168 यानी 169 डेज लगते हैं ऑलमोस्ट एक दफा स्टॉक बेचने। तो अगर 168 और 168 को प्लस कर लें तो ऑलमोस्ट पूरा साल हो गया। तो पूरे साल में आप 2 दफा स्टॉक बेच पाते हैं। और ये बात समझ में, पूरे दिनों में जब 169 डेज गुजरते हैं तब आपका पूरा स्टॉक बिकता है। और ये बात समझ में, जवाब दें। ये दिन जितने ज्यादा होंगे अच्छा है या कम होंगे अच्छा है? कम होंगे। तो सर इसका मतलब है लेसर विल बी बेटर, जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। अब एक काम की बात बताऊं, बहुत आसान, ये शायद मैथमेटिकली आपको ज्यादा अच्छी समझ में है। कितने टाइम्स बेच रहे हैं स्टॉक? ये देखिएगा, ये अगर ये पढ़ा दिया जाए तो बस जान छूट जाए बच्चे की ना, यही तो पढ़ाना होता है। अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ साल में 365 दिन है, उनको डिवाइडेड बाय आप कर दें सर 2 पॉइंट कितना 166, सर 2.166 से सर इसको डिवाइड कर दीजिए। इसका भी आंसर आपके पास डेज में है। आ गया ना आंसर? वही सर, वही आंसर है इसका। इसका मतलब है सर आपने 365 दिन में 2 दफा स्टॉक बेचा, तो कितने दिन लगे आपको? 168.46 ऑलमोस्ट अप्रोक्स। तो सर ये भी आपको नंबर ऑफ डेज में सर इसका आंसर आ गया। सर कौन सा वाला था? 2.16 टाइम्स बेच रहे हो ना, साल में 2 दफा स्टॉक बेचोगे तो 365 दिन में, अगर दिन है तुम्हारे पास हुए 365, तो उसमें से तुमने अगर 2 दफा स्टॉक बेचा तो आधा साल लगेगा ना तुम्हें। साल में दिन है 360 डेज, तो अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया उसका? 180 डेज। एक दफा पूरा स्टॉक बिकने में 180 डेज लगेंगे। और ये बात समझ में, तो आप चाहो तो आंसर इससे निकाल लो और आप चाहो तो आंसर इससे निकाल लो, एक ही बात है। पहले टाइम्स में निकाल लो फिर डेज में निकाल लो। आखिरी 2 फॉर्मूले में यूजुअली लिख के बच्चे को बस छोड़ देता हूँ,
और उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये पास पेपर्स मटेरियल है। सर सुनिएगा, लिख लिया क्या सर? लास्ट जो दो फॉर्मूले हैं वो सर पास पेपर्स मटेरियल है। वो है सर, एक आएगा आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर, एक आएगा सर आपके पास अकाउंट्स पेबल का टर्नओवर। अकाउंट्स रिसीवेबल के टर्नओवर में, क्योंकि ये दोनों बड़े आमने सामने लिखने में बड़े मतलब आराम से समझ में आ जाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है सर कि आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल है, इसको डिवाइड कर देंगे सर आप क्रेडिट सेल से, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 365 से। यहां लिखेंगे सर ये है अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल को सर डिवाइड कर देंगे आप क्रेडिट परचेजेस से, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 365 से। क्या बताएगा ये बताएगा नंबर ऑफ डेज बिजनेस may need to collect receivables, इतने दिन लगते हैं बिजनेस को रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में, और नंबर ऑफ डेज बिजनेस विल नीड टू पे डेट, टू पे, बल्कि टू पे अकाउंट्स पेबल्स, ये सही वर्ड है। अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल्स को पे करने के लिए आपको इतने दिन लगेंगे। जवाब दें, कलेक्शन जल्दी हो अच्छा है या ज्यादा हो अच्छा है? तो इसका मतलब है मतलब कहना ये चाहिए लेसर द डेज विल बी फेवरेबल, फिर लिखना चाहिए यहाँ हायर द डेज विल बी फेवरेबल। बस सर, यहाँ तक का आपका रेशोज के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पास पेपर्स के थ्रू लेंगे। तो आई होप तो कि कल वाली तो खैर क्लासेस नहीं है, क्योंकि जुम्मे को क्लासेस फी की तो हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कल कुछ कोशिश करके आपको जो है कोशिश करूंगा भाई, छोटी नहीं है, सवाल जवाब मत कीजिएगा, पहला दिन होगा रोजे का। और अब याद रखिएगा फ्राइडे का दिन आपका ऑफ है, और मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास है, और फिर उसके बाद बल्कि कहना ये चाहिए सैटरडे टू थर्सडे आपकी क्लास है, फ्राइडे ऑफ है। तो कल वाला फिर संडे ऑफ है, फिर उसके बाद लगातार आपकी क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। फ्राइडे आपका ऑफ हो जाएगा कंप्लीटली, टीसीआर फ्राइडे को ऑफ रहेगा। अब मिलते हैं सर परसों, और आपका नया स्केजुअल मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। वैसे एएस की क्लास रोजाना 4:30 बजे है, 4:30 पे, 4:30 टू 5:30 रोज आपकी क्लास 4:30 टू 5:30 है। फ्राइडे को छोड़ दीजिएगा। नॉन करंट एसेट टर्नओवर नहीं करेंगे? नॉन करंट एसेट टर्नओवर यार क्वेश्चन में जाके करेंगे तो ही समझ आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। सर अपने को आपने क्या लिखा, फेल? कौन सा? फेवरेबल।